तो कल के क्लास में हम लोगों का सैलरी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम लोग आप लोगों का यूनिट 2 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया हुआ था मैंने आप लोगों को, मैंने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाया था कि किसी भी इंडिविजुअल को 5 तरीकों से इनकम हो सकता है, 5 हेड से इनकम हो सकता है। सबसे पहला इनकम होता है इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी, मतलब वो सैलरी से पैसे कमा सकता है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन एंड देन पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम क्या होता है सर? हाउस प्रॉपर्टी देखिए इसमें सारी रूल्स देखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान संपत्तियों से आय। क्या होता है, मान लीजिए आप खुद मकान के मालिक हो, आप खुद मकान के क्या हो, मालिक हो। आपने एक घर बना दिया, आपके पास एक जमीन और आपने घर बना दिया। अब इस घर को 2 तरीके से यूज कर सकते हो, या तो खुद रहने के लिए यूज करोगे जिसको अपन बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपने खुद के रहने के लिए यूज करोगे मतलब सेल्फ यूज करोगे, सेल्फ रेसिडेंस के पर्पज से यूज करोगे, या फिर इसको आप क्या करोगे, किराए पर दे दोगे। खुद रहोगे तो किसी प्रकार का इनकम होगा क्या? कोई इनकम नहीं होगा, लेकिन किराए पे दे दोगे तो इनकम होगा। तो मान लीजिए इसको आपने लेट आउट कर दिया, लेट आउट मतलब किराए पर चढ़ा दिया। लेट आउट का मतलब होता है किराए पर चढ़ा देना। आपने इसको किराए पर चढ़ा दिया और आप रेंट लेने लगे। मान लीजिए इस घर से आपको 10,000 रुपये पर मंथ रेंट मिलने लगा, तो 12 महीने का कितना कमाए आप? 1,20,000। आपकी कमाई हुई कि नहीं हुई? इसी को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दे दो टैक्स। तो लोग ऐसे भी कमाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे ऐसे 10 मकान है और एक एक मकान से 10,000 रुपये बाहर महीने किराया आ रहा है, तो महीने का किराया कितना रुपया हो गया? 1,00,000 रुपये किराया आ रहा है आपके पास महीना। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बैठे बैठे खा रहे हैं। आई बात समझ में? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ से भी लोगों को इनकम होता है और इस तरह से भी इनकम पे क्या देना पड़ता है? अपन को टैक्स देना पड़ता है, यानी किराए पे। अब सवाल उठता है सर हम किराए पर क्यों उठाएंगे? किसी भी पर्पज से आप किराए पर उठाइए, चाहे आप उसको रहने के लिए दीजिए, चाहे रेसिडेंस के तौर पे दीजिए, रेसिडेंस के लिए दीजिए, या फिर आप उसको बिजनेस पर्पस के दे दो, बिजनेस के लिए दे दो, या ऑफिस के लिए दे दो। भाई किराया तो किराया है, खुद यूज मत करो बोलो मैं। चाहे आप बिजनेस के लिए किराए पर उठा दो या फिर ऑफिस के लिए किराए पर उठा दो, किराया तो क्या है? किराया है। ठीक है। अच्छा मान लो आपके पास एक जमीन है, खाली जमीन है, इसको किराए पर उठाए हो, इससे किराया मिल रहा है, क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये अदर सोर्सेज में आएगा। अगर आपके पास कोई खाली जमीन है उसको आपने किराए पर उठा दिया तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिना जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आपको किराए का मकान, बाकायदा मकान, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में आता है। मतलब आप बोलोगे सिर्फ मकान ही आता है क्या सर? नहीं, अगर आपके पास दुकान भी है तो भी इनकम फ्रॉम किस में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। या मान लीजिए आपने कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया और उसको किराए पर क्या कर दिया? उठा दिया, तो भाई वहां से भी आपको क्या हो रहा है? अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो भाई वो भी इनकम फ्रॉम किस में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर आप खुद यूज करोगे तो फिर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। उसके साथ क्या करना वो भी बताएंगे आप लोगों को। समझ में आया? खुद यूज कर रहे हो तो नहीं, तो देखेंगे अपन लोग। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो ये होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। तो देखिए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जब भी कंप्यूट करना है, सैलरी का रूल बताया था, याद है ना? रूल रेगुलेशन, वही रूल रेगुलेशन आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो कैसे होता है देखिए। सबसे पहले अगर आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ, आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम कैसे टैक्सेबल होता है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर लिखना पड़ेगा, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21। मतलब अपन को यहाँ पे भी वही कहानी है, 19-20 में जो कमाए होंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो टैक्स लगता है ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे लगता है। क्या होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू? जो आपको रेंट नहीं मिलता, जो रेंट आप रिसीव करते हो उसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे देखेंगे। अब आप बोलोगे सर ठीक है, मैं बोला कि यार आपको साल भर का 1,20,000 रुपए रेंट मिल रहा है, दे दो टैक्स। गवर्नमेंट बोला साल भर का तुमको रेंट मिल रहा है, क्या दे दो उस पर? आप टैक्स दे दो 1,20,000। तो आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को? सर 1,20,000 रेंट तो मिल रहा है लेकिन मेरा कुछ खर्चा भी तो हो रहा है, मैं उस घर पे म्यूनसिपल टैक्स पटा रही हूँ बोलोगे, मैं उस घर का किराया, उस घर का म्यूनसिपल टैक्स पटा रही हूँ, ऐसा बोलोगे, या पटा रहा हूँ बोलोगे, इनकम टैक्स म्यूनसिपल टैक्स दे रहे हो आप बोलोगे। इसके अलावा बोलोगे कि हमने उसको घर को बनाने के लिए लोन लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं,
फिर आप बोलोगे घर का हमने पोताई कराया था, व्हाइट वॉशिंग कराया था, तो उसका खर्चा हमने कराया, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हम देते हैं, ये बोलोगे आप। और भी घर के बहुत सारे, आप बोलोगे घर का पानी बिल हम देते हैं, घर में हमने टाइल्स लगाया था उसका खर्चा हमारा है, घर में हम लोग रिपेयरिंग कराया था, घर का छत टूट गया था तो हमने रिपेयरिंग कराया था, टंकी फूट गया था तो उसको बनवाया था। तो ऐसे करके आप गवर्नमेंट को खर्चे गिना रहे हो, यानी एक प्रकार से गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हो, भाई वो खर्चे का क्या दे दो, छूट दे दो। भाई मेरे को इनकम तो हो रहा है 1,20,000, बट वो 1,20,000 पाने के लिए मैं बहुत सारे क्या कर रहा हूँ, खर्च भी कर रहा हूँ। तो जो भी आप हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे कर रहे हो उसके बारे में होता है कि गवर्नमेंट बोलता है अच्छा ठीक है ले लो डिडक्शन। क्या लो डिडक्शन? और पहला डिडक्शन देता है नंबर 1 म्युनिसिपल टैक्स। क्या देता है? पहला आपको डिडक्शन देगा म्युनिसिपल टैक्स का देगा। म्युनिसिपल टैक्स मतलब नगर निगम कर। और किस बेसिस पे मिलेगा मालूम है? पेड बेसिस मिलेगा। किस बेसिस पे मिलेगा? पेड बेसिस पे मिलेगा। पेड बेसिस का मतलब क्या होता है? पेड बेसिस का मतलब होता है कि अगर आप कोई खर्चे करोगे, अगर आप कोई खर्चे करोगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब आपने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया होगा तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये वाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो साल भर का रेंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस ये मानिए कि साल भर का आपको इनकम होता है, रेंट मिलता है। साल भर का रेंट मान लीजिए 1 लाख कितना मिला? 20,000 रुपए मिला। अब आप म्युनिसिपल टैक्स से छूट मांग रहे हो तो म्युनिसिपल टैक्स आपका बना म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स आपका क्या हुआ? बना। म्युनिसिपल टैक्स आपको पे करना है तो आपने पे किया, सचमुच आपने पे किया। मान लो 1 साल का आपका म्युनिसिपल टैक्स बनता है 1,000 रुपए। साल भर का म्युनिसिपल टैक्स जो बनता है वो कितना बनता है? 1,000 रुपए आपका साल भर का म्युनिसिपल टैक्स बनता है और आपने साल भर का म्युनिसिपल टैक्स पेड कर दिया है तो 1,000 आपको छूट मिल जाएगा। घटा देंगे 1,19,000 पे टैक्स लगेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है। उसी जगह अगर आपका म्युनिसिपल टैक्स 1,000 तो बनता है, 1,000 तो आपका बनता है, बट अभी तक ये अनपेड है, आपने पेड नहीं किया है। पिछले साल बनता 1,000 है लेकिन अभी तक आपने पेड नहीं किया है। पेड क्या किया है? नहीं किया है। तो भी बेटा फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेड करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैंने ना म्युनिसिपल टैक्स ना 2 साल का एक साथ पेड कर दिया, चलो 3 साल का मैंने एक साथ पेड कर दिया, 3,000 मैंने एक साथ पेड कर दिया पिछले साल। कितना पेड किया? 3,000 पेड किया पिछले साल, पूरा 3,000 का डिडक्शन मिल जाएगा जितने साल का करोगे। इवन अगर आप 20 साल का भी एक साथ पेड करोगे ना तो 20 साल का पूरा डिडक्शन क्या हो जाएगा? 1 साल मिलेगा, बशर्ते पेड बेसिस ही मिलेगा। जब भी मैं पेड बेसिस बोलूं मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आपने पेड किया है तो मिलेगा, अदरवाइज आपने पेड नहीं किया तो नहीं मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला हमने? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब अगर आप प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाते हो तो आपको क्या मिलता है? टैक्स देना पड़ता है, रेंट मिलेगा जो, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो रेंट तो मिल रहा है लेकिन उस रेंट को पाने के लिए आपने बहुत सारे खर्चे भी किए, तो उसमें से एक खर्चा क्या है आपका? म्युनिसिपल टैक्स। आप गवर्नमेंट से छूट मार रहे हो, मुझे छूट मांग रहे हो कि मुझे म्युनिसिपल टैक्स का क्या दे दो, छूट दे दो, नो खर्चे का दे दो। गवर्नमेंट सामने हाथ जोड़ रहे हो तो गवर्नमेंट बोल रहा ठीक है बेटा ले लो, लेकिन जब पेड करोगे तो ही दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो आप पेड करोगे प्रीवियस ईयर में तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। दूसरी बात यह है इसमें, एक तो बात यह हो गई, दूसरी बात यह है कि रेंट पेड करेगा कौन? रेंट पेड करेगा कौन? तो रूल है पेड बाय ओनर। कौन पेड करना है? तभी छूट मिलेगा जब पेड बाय कौन करे? पेड इसको ओनर पेड करे, घर का मालिक। यार टैक्स किस पे लग रहा है? अब एक बात बता रहा हूं, ये हाउस प्रॉपर्टी है, अब ये हाउस प्रॉपर्टी है, इस हाउस प्रॉपर्टी का जो मालिक है, ओनर जो है, इस हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो मान लीजिए जुनैद है। ठीक है। इस हाउस प्रॉपर्टी का मालिक जो है कौन है? जुनैद इस हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है। ठीक है। और इस हाउस प्रॉपर्टी का जो टेनेंट है यानी कि किराएदार है, जो इस हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? किराएदार है, वो मान लीजिए तरुण है। ठीक। तो बताओ टैक्स कौन देगा? इनकम टैक्स कौन देगा? जुनैद देगा ना भाई, मालिक कौन है? इनकम रेंट किसको मिल रहा है? इनकम इसकी हो रही है, तो टैक्स भी कौन देगा? बिजनेस मतलब ऑनर देगा। हाउस का कौन देगा? ऑनर देगा टैक्स। ठीक है। तो भाई जब म्युनिसिपल टैक्स ये दे रहा है तो भाई ये छूट भी कौन मांगेगा? यही मांगेगा। तो वही चीज है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस में मिलेगा। दूसरी बात पेड किसको करना है? ओनर को पेड, ओनर पेड किया रहेगा तो ही मिलेगा। कई बार क्या होता है किराएदार को भी बोल देते तुम पेड कर देना म्युनिसिपल टैक्स। कई बार मकान मालिक रूल वो नहीं कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है कि ठीक है भाई इसका म्युनिसिपल टैक्स जो होगा मैं नहीं पे करूंगा। भले मालिक मकान मालिक है लेकिन मकान मालिक बोलता है म्युनिसिपल टैक्स मैं नहीं पे करूंगा। कौन पे करेगा बोलता है? किराएदार पे करेगा। तो किराएदार पे कर रहा है, क्या मालिक के जेब से पैसा जा रहा है? तो किराएदार पे करेगा तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा, मकान मालिक करेगा तो डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि भाई टैक्स जिसके ऊपर लग रहा है उसी को खर्चा करना है। नहीं आया समझ में? तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिलेगा? जब म्युनिसिपल टैक्स आप पेड करोगे तो मिलेगा। दूसरी बात पेड बाय ओनर, अगर ओनर पे करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, मालिक पे करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनर मतलब एसएससी, एसएससी का मतलब समझते हो? एसएससी का मतलब समझते हो? एसएससी बहुत बार वर्ड आया होगा एक तुम लोग के सामने, एसएससी। एसएससी का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी का मतलब
एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, जो टैक्स देता है, टैक्स पेयर, जो टैक्स देने वाला, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है। तो किसके ऊपर चार्ज हो रहा है टैक्स? यहाँ पे ओनर के ऊपर। समझ जाना, अगर बोले ना टैक्स पेड बाय एसएससी, यानी समझ जाना ओनर टैक्स पे कर रहा है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है उसको बोलते हैं एसएससी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, अब आप गवर्नमेंट को बोलोगे ठीक है भाई 1,20,000 तो मेरा रेंट बनता है, साल भर का मुझे रेंट मिलता है 1,20,000। बट उसमें बोला आपने कि मैं जब ना ओनर के पास गया, सॉरी मैं किराएदार के पास रेंट लेने गया ना, साल भर का कायदे से मेरा हर महीने का मुझे 10,000 रुपये रेंट मिलता है, तो कायदे से मेरा साल भर का 1,20,000 बनता है। लोगों को तो लग रहा है कि मैं साल का 1,20,000 कमा लेता हूँ, बट मुझे ना, मैं जब किराएदार के पास रेंट लेने गया ना, तो किराएदार ने अभी तक मुझे 9 महीने का ही रेंट दिया है, 3 महीने का रेंट मुझे अभी तक दिया ही नहीं है। जब मैं गया तो मुझे गन दिखाया, फिर डंडा दिखाया और मेरे को भगा दिया डरा धमका के, ऐसा बोल रहा मकान मालिक। यानी वो रेंट क्या है? अनरियलाइज्ड है। क्या है वो रेंट? मतलब आप बोल रहे हो कि भाई मुझे 1,20,000 का रेंट बनता है, बट मुझे 3 महीने का रेंट मिला ही नहीं है, जबरदस्ती रह रहा है वो। रेंट क्या है? अनरियलाइज्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? रेंट अनरियलाइज हो सकता है भाई, होता है, लेकिन भाई अभी तक तो मिला ही नहीं रेंट। तो गवर्नमेंट से आप छूट मांग रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या छूट देगा? पहली बात, अनरियलाइज रेंट का तो गवर्नमेंट छूट देता नहीं है। एक शर्त पे देगा, वो बोलेगा ठीक है ले लो अनरियलाइज रेंट का, यानी ना वसूल हुआ किराए का आप छूट ले लो, बशर्ते फुलफिल्स द रूल्स ऑफ सेक्शन 4। मतलब सेक्शन 4 के जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या है उसमें नहीं जाना आपको, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जब आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट के साथ ऐसा लिखा है कि फुलफिल्स द रूल्स ऑफ सेक्शन 4, मतलब सेक्शन 4 के रूल्स फुलफिल कर रहा है, तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई आपको साबित करना पड़ेगा ना, ये रूल साबित करता है कि सचमुच आपको रेंट क्या है? अनरियलाइज है। भाई आपका क्या, आप तो टैक्स से बचने के लिए बोल सकते हो कि भाई मुझे रेंट नहीं मिला होगा, लेकिन बोल सकते हो नहीं मिला, सबूत क्या कि नहीं मिला, तो उसको साबित करना पड़ेगा। और साबित किस में किया जाता है? सेक्शन 4 में साबित किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो दो चीज का डिडक्शन आपको क्या होगा? मिलेगा। ठीक, अब बोला गवर्नमेंट बोला अब दे दे भैया टैक्स दे, तो दोनों चीज का डिडक्शन दे दो, टैक्स दे दे, तो ये आ गया तुम्हारा एनुअल वैल्यू। अब इसमें गवर्नमेंट बोला लाओ भैया टैक्स दे दो इस पे, तो आपने बोला अरे सर सिर्फ म्यूनसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट ही थोड़ी ना खर्चा होता है। आपने बोला मैंने पोताई कराया था, मैंने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया था तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, मैंने उसमें टाइल्स लगाया था उसको लेबर दिया है, बीच में रिपेयर होकर टंकी फूट गया था या पाइप जल गया था या शॉर्ट सर्किट हो गया था उसको मैंने रिपेयर कराया है, दिवाली के समय व्हाइट वॉशिंग कराई है, दुनिया भर का आप खर्चा गिना रहे हो, पाइप लगवाया है, ये है वो है, फिनोलेक्स का पाइप लगाया, अच्छी क्वालिटी का लगाया, बुरी क्वालिटी का लगाया, दुनिया भर का कहानी गिना रहे हो। गवर्नमेंट बोला मुंह बंद करो, गवर्नमेंट बोला मुंह बंद करो, इतना सारा चक्कर आ रहा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोला कोई खर्चे का नाम मत लेना, कोई खर्चे का नाम मत लेना, सीधा आप इसमें से लेस कर दीजिए, आपको सीधा मिल जाएगा डिडक्शन। डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24 में, और वो डिडक्शन क्या होगा? सबसे पहला होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। गवर्नमेंट बोला कोई भी खर्चे का नाम मत लेना, सारे खर्चे को चुपचाप बैठो, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, सीधा एनुअल वैल्यू का 30% आप ले लो। अब इसमें बना लो या बचा लो तुम्हारी मर्जी। देखो कितना चैप्टर आसान हो गया, कितना आसान हो गया। कोई खर्चे का नाम नहीं लेना है, म्यूनसिपल टैक्स का नाम लेना है, अनरियलाइज रेंट का नाम लेना है, उसके बाद कोई भी खर्चा हो, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम पटाओ या आप वहाँ का एरिया का कोई छोटा मोटा टैक्स पटाओ या आप किसी प्रकार का व्हाइट वॉशिंग कराओ, टंकी बनवाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पटाओ, कुछ भी खर्चा करो प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, वाटर बिल दो, कुछ भी खर्चा करो, सारे खर्चों को इग्नोर करो। बोला सीधा क्या ले लो? खर्चों के नाम पे 30% क्या ले लो? स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। अब कोई खर्चे का नाम मत लेना। किसने बोला? गवर्नमेंट बोला कि अब कोई खर्चे का नाम मत लेना। देखो कितना आसान हो गया अपना चैप्टर, है ना? यानी हमको सारे खर्चों को क्या करना है? इग्नोर करके चलना है। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब क्या हुआ? अब भाई फिर भी बोले ठीक है सर, चलो अच्छी बात है, टैक्स पेयर जो खुश हो गया, लेकिन पेट तो भरा नहीं उसका अभी भी। वो बोला मेरे को और एक खर्चे का चाहिए। मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी ना, मैंने जब प्रॉपर्टी बनाई थी तो इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मैंने लोन लिया था। तो गवर्नमेंट बोला तो क्या एहसान किया था? लोन लिया था, ठीक है, तो लोन लिया था, इस लोन तो लिया था मैं, तो उस लोन का अभी तक मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ। क्या भर रहा हूँ? उस लोन पे इंटरेस्ट, उसका इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, तो इंस्टॉलमेंट तो दे ही रहा हूँ, साथ में इंटरेस्ट भी क्या कर रहा हूँ उसका, हर साल का दे रहा हूँ। उसका भी छूट मांग रहा है। गवर्नमेंट बोला चलो भैया ठीक है, उसका भी छूट ले ले। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी के नाम से, अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए ना, घर बनाने के लिए ना, शादी करने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए नहीं, समझ में आया? इसके लिए घर बनाने के लिए अगर आपने लोन लिया है, बिजनेस करने के लिए भी नहीं ना, घर बनाने के लिए अगर आपने लोन लिया है और उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट पटा रहे हो, तो उसका छूट क्या होगा? आपको मिलेगा। और वो भी किस बेसिस पे मिलेगा?
ड्यू बेसिस पे, चाहे वो घर का रिपेयर कराओ, चाहे घर को कंस्ट्रक्शन कराओ, चाहे रिकंस्ट्रक्शन कराओ, कुछ भी कराओ, अगर आपने उसके लिए लोन लिया है तो उसके उस पर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा, वो भी किस बेसिस पे मिलेगा? ड्यू बेसिस पे। सवाल उठता है कि ड्यू बेसिस होता क्या है? जैसे यहाँ पेड बेसिस होता था ना, पेड बेसिस में क्या होता था? पेड करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। ड्यू में क्या होता है? पेड करो या ना करो, अगर उस साल का इंटरेस्ट है तो आपको डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उसका इंटरेस्ट बनता है पिछले साल का 1000 रुपये इंटरेस्ट बनता है, मान लीजिए साल भर का इंटरेस्ट उसका कितना बनता है? 1000, चाहे वो पे किया हो या ना किया हो। यहाँ पे क्या था? देखना पड़ता था पे किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे चाहे पे किया हो या ना किया हो, उसको डिडक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। समझ में आया? चाहे वो इंटरेस्ट पे किया हो या ना किया हो, डिडक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? पक्का? ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसका डिडक्शन मिल जाता है और इसको क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। बस ये जो आंसर आया ना, ये तुम्हारा आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आंसर आ गया, सीधा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो कितना छोटा सा रूल है, नहीं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा आंसर क्या हो गया? आ गया, निकल गया, क्वेश्चन बन गया, 15 नंबर मिल गया। ठीक, इतना आसान है। कुछ पूछना है यहाँ तक तुम लोगों को? तो हमने क्या देखा? सबसे पहला, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है और उसको आपने किराए पर क्या किया है? चढ़ाए रखा है। चाहे आप, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, सुन लो, चाहे आपने प्रॉपर्टी को किराए पर किसी पर्पज से दिया हो, चाहे आपने दुकान के लिए किसी को दुकान के लिए दिया हो, या आपने किसी को रहने के लिए दिया हो, कि या चाहे स्कूल खोलने के लिए दिया हो, किसी भी पर्पज से दिया हो, प्रॉपर्टी किराए पर दिए हो ना, किराया तो आ रहा है ना, तो क्या माना जाएगा? किराए पर दिया हुआ प्रॉपर्टी क्या किया जाएगा? माना जाएगा, और उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो रेंट रिसीव जो होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो रेंट रिसीव को अपन किस नाम से डिनोट करेंगे? यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे आपको टैक्स लगेगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे ठीक है भैया, रेंट तो मेरे को मिल रहा है लेकिन मैं खर्चा भी तो कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी पे। तो बोला ठीक है, पहला खर्चा क्या है? म्यूनिसिपल टैक्स। अगर आपने उस प्रॉपर्टी का, कॉमन सी बात है, अगर प्रॉपर्टी के मालिक हो तो उस पर म्यूनिसिपल टैक्स तो पे करोगे। तो म्यूनिसिपल टैक्स पे पे कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, बशर्ते पेड किसको करना है? ओनर को पे करना है। दूसरी बात, अगर किराएदार पे कर रहा है तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या ऑनर का थोड़ी ना खर्चा हो रहा है? पेड बाय ओनर और पेड बेसिस से मिलेगा। पेड करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चाहे वो 10 साल का, पिछले 10 साल का ही टैक्स एक साथ क्यों ना पे कर रहे हो पिछले साल में। अगर आपने पिछले साल के दौरान 10 साल का भी टैक्स पेड किया तो पूरा 10 साल का डिडक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? इसके अलावा अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलेगा, बशर्ते वो फुलफिल्स द रूल्स ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 के सारे रूल्स को फुलफिल करना है। अब बोलोगे सर वो रूल क्या होता है? रूल में मत जाना, आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेक्शन 4 के क्या क्या, मतलब सेक्शन 4 रूल्स फुलफिल कर रहा सा बोला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एनुअल वैल्यू। अब क्या घटाओगे? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सारे खर्चों को इग्नोर करना, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दो, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का 30% घटा दो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दो। एक और है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए, घर बनाने के लिए या रिपेयर कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन, किसी भी पर्पज से प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट भर रहे हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, वो भी किस बेसिस पे? ड्यू बेसिस पे। आंसर आ गया। यानी कि अगर आपको देखना पड़ेगा कि खर्चों के बारे में हमको क्या याद रखना है, तो आपको सिर्फ 3 खर्चे याद रखने हैं। पहला म्यूनिसिपल टैक्स, दूसरा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, खत्म बात। या खर्चों की बात करें, 2 ही खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। देख लो, 2 ही खर्चा और कोई खर्चा नहीं है। क्लियर है आप लोगों को? हाँ बोलो। लेस होगा ना, लेस करे ना, लेस कर रहे ना ये दोनों पे। ये इनर कॉलम में अपन लिख के लेस करके बाहर निकाल देंगे। लेस है, ये भी छूट मिल रहा ना, अभी तक रेंट नहीं मिला है तो भाई छूट दे देगा आपको। ठीक है, और बोलो। हाँ, प्रीवियस ईयर, पिछले साल का। हाँ, उसी साल का मिलेगा। हाँ, हर साल का अलग अलग मिलेगा, चाहे वो पेड किया हो या ना किया हो, उसी साल मिल जाएगा। 1000 रुपये उसका बनता ना इंटरेस्ट, चाहे वो पे किया हो या ना किया हो, सीधा डिडक्शन। हाँ, मिल जाएगा, तुरंत डिडक्शन हर साल का मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को? नहीं है? अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब मैं आपके पास आया, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं को पता चला कि कोमल के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, कोमल के पास बढ़िया प्रॉपर्टी है और वो किराया बढ़िया खा रही है। ठीक है, बढ़िया उसको किराया मिल रहा है, खूब रेंट पैसा वैसा कमा रही है, उसको खूब रेंट मिल रहा है। अब रेंट तो मिल रहा है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं तो गवर्नमेंट हूँ। गवर्नमेंट क्या मान के चलता है? गवर्नमेंट ये मान के चलता है कि जो सामने वाला टैक्स पेयर है वो ईमानदार है। तो आपसे पूछे कि भाई कितना किराया मिल रहा है, कितना बताओगी?
असल में मान लीजिए आप कितना कितना किराया लेते हो, साल भर का मान लो तुमको किराया मिलता है। अब मैं बता रहा हूँ साल भर में तुम एक्चुअल रेंट है, तुम एक्चुअल में रेंट जो वसूल करती हो मान लो साल भर का 10 लाख वसूल करती हो। कितना वसूल करती हो? 10 लाख। अब गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तुमको, ठीक, साल भर का 10 लाख वसूल करती हो किराया। इतना चला चेहरा वेरा चमक गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मजा आ गया, नहीं बढ़िया लाइफ इंजॉय करेंगे, है ना, बैठे बैठे खाएंगे। तो साल भर का तुमको मिल रहा है किराया 10 लाख। अब गवर्नमेंट आया दे दो टैक्स, तो गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता, तुम्हारा तिजोरी झाड़ के थोड़ी ना देखेगा कि भाई 10 लाख का किराया तुमको मिला है करके। तो बताओ गवर्नमेंट को तुम कितना बताओगी मुझको किराया मिला है? टैक्स से बचने के लिए आधा बताएगी या नहीं भी बताएगी, बोली कि 2 ही लाख मिल रहा है? बता सकती कि नहीं बता सकती? कुछ भी बता सकती है ना। तो गवर्नमेंट भैया आपसे जाके नहीं पूछता कि आपको कितना किराया मिलता है, पूछ जरूर लेता कितना एक्चुअल में रेंट मिला, ठीक है, वो रख लिया, पूछ के रख लिया। लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअल रेंट पे कभी टैक्स नहीं लगाता। किस पे लगाता है टैक्स? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू? चलो देखो हम सिखाते हैं। तो कैसे निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, चलो हम सिखाते हैं। देखिए ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सबसे बड़ा मैटर है। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू? देखो गवर्नमेंट कैसे निकालता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो विच एवर इज ग्रेटर, ये दो चीजों में जो सबसे ज्यादा होगा ना, विच एवर इज ग्रेटर, इन दो चीजों में जो सबसे ज्यादा होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। नंबर 1 क्या? एक्चुअल रेंट। नंबर 1 देखेगा एक्चुअल रेंट, आपसे पूछेगा कि आप एक्चुअल में साल भर में कितना रेंट कमाते हो। टैक्स साल भर का लगेगा तो रेंट भी कितने का लेना है? साल भर का। जब भी मैं किसी खर्चे की बात करूं या इनकम की बात करूं, मैं साल भर की बात करूं, समझ जाया करो। तो एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है पूछेगा गवर्नमेंट। और नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल में कितना मिल रहा रेंट वो ले लो, और एक्सपेक्टेड रेंट अपन एक्सपेक्ट करते नहीं यार, जैसे कोमल बताई नहीं मेरे को तो 2 लाख मिलता है, लेकिन अपन एक्सपेक्ट करते नहीं, क्या बात कर रहे हो, इसको 8 लाख से तो कम मिलते ही नहीं होगा। एक्सपेक्टेड रेंट, समझ में आया? तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट दोनों में जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। भले तुम कितना ही बोलो एक्चुअल रेंट, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। दोनों में जो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सवाल उठता है एक्सपेक्टेड रेंट कहां से आएगा? तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा अपन लोगों को। तो देखो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? विच एवर इज ग्रेटर, ये दो चीजों में कंपेयर करोगे। विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। नंबर 1 म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस, म्यूनिसिपल वैल्यू। और नंबर 2 फेयर वैल्यू या फेयर रेंट, म्यूनिसिपल रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस और फेयर रेंट। जो म्यूनिसिपल वैल्यू होता है, क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, वो डिसाइड कर देता है कि इस प्रकार के एरिया का इतना रेंट हो सकता है। म्यूनिसिपल में रेट रहता है कि इस प्रकार के एरिया का क्या होना चाहिए, इतना रेट होगा। अभी जैसे मान लो अपन विनोबा नगर में रहते हैं, तो बोले विनोबा नगर के एरिया का रेंट यार मान लो 2 BHK है या 1 BHK है, चलो 1 BHK लेके चलते हैं। 1 BHK का म्यूनिसिपल में रेट लिखा है मान लीजिए कि 5,000 रुपये पर मंथ किराया रहेगा, 5,000, ठीक है। लेकिन फेयर रेंट क्या है? हमको जो मार्केट में अफवाह कितनी उड़ी हुई है, हो सकता है 10,000 या 8,000 ले रहा हूँ सामने वाला किराया, तो क्या हो गया 8,000। तो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, म्यूनिसिपल में क्या लिखा है वो देख लो। गवर्नमेंट देखती है म्यूनिसिपल में क्या वैल्यू लिखा है, और म्यूनिसिपल तो बहुत कम रहता है, मालूम, बहुत कम रहता है। और फेयर रेंट सचमुच वहाँ का रेंट क्या है, वहाँ पे मार्केट में क्या अफवाह उड़ी हुई है, फेयर रेंट क्या है वहाँ का। दोनों में कंपेयर करोगे, दोनों में जो ग्रेटर होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है, क्या बोला हमने? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में आप चेक कर लेना, दोनों में जो ग्रेटर होगा क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसमें कंपेयर कर लो एक्चुअल रेंट और एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में दिया ही जाएगा। एक्सपेक्टेड में कंपेयर कर लो, जो ग्रेटर होगा तुम्हारा क्या कहलाएगा? आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? ओके। लेकिन अभी भी सिंग निकल रहा है धीरे धीरे, नहीं लेकिन इफ व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर कहीं की हाउस प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर में आती होगी तो, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर में आती होगी तो थोड़ा काम आपका थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तब आप क्या करोगे? विच एवर इज लेस, क्या विच एवर इज लेस? जो यहाँ पे डिटरमाइन किया ना, डिटरमाइन इन ए, मान लो इसको मैं ए मान लेता हूँ, डिटरमाइन इन ए, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 डिटरमाइन इन ए। जो ए में आप डिटरमाइन नहीं कर रहे होगे म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, तो उसको यहाँ पे ले आओगे, जो भी ग्रेटर होगा उसको यहाँ पे
ले आओगे, ठीक है। और नंबर 2, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करोगे। किसके साथ कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, दोनों में जो कम होगा वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। नहीं समझ में आया? चलो फिर से बताते हैं। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों में कंपेयर कर लो, ग्रेटर कौन है? तो एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्सपेक्टेड कैसे देखोगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में देखोगे कौन ग्रेटर है, कौन दोनों में ग्रेटर है, वही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हाउस जो है रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है। यहाँ पे जो आप ग्रेटर नहीं देखे रहोगे, जो भी ग्रेटर चुने रहे होगे उसको यहाँ मत ले जाना, यहाँ लेकर आना। अब यहाँ पे लाके कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट के साथ कि दोनों में कम कौन है। जो कम होगा वही तुम्हारा क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रेंट कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे क्या होता है, कायदे से अगर देखा जाए भाई, कुछ ऐसा होता है कि भाई कुछ एरिया का दुकान का रेट या किराए का रेट, अब देखो क्या होता है, हमारे देश में ऐसी बहुत बड़ी आबादी जिनके खुद का घर नहीं है, वो किराए पर क्या करते हैं, रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो यार किराए पर रहते हैं तो उनको कितना, अपने कमाई का कितना बड़ा हिस्सा किराए पर देना पड़ता है। अब मान लो बंदे को कायदे से 2000 देना चाहिए किराया, जिस घर में रह रहा है उसका किराया उसको 2000 देना चाहिए, लेकिन बेचारा मजबूरी में, अब लोगों का भाव बढ़ा हुआ है, वहाँ का एरिया में डिमांड बहुत बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे लोग 10,000 चार्ज कर रहे होते हैं एक बड़े घर का, 10,000 किराया चार्ज कर रहे हो, बेचारे को देना पड़ रहा है सामने वाले को। कितना उसके साथ अनफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, कुछ एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने सीधे स्टैंडर्ड रेंट डिक्लेयर कर दिया। स्टैंडर्ड रेंट कितने रेंट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा लोगे तो फिर वो गैर कानूनी होगा, ठीक है, सजा मिलेगा। तो वही चीज़ है स्टैंडर्ड रेंट, हर प्रकार का एरिया नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दिया रहेगा, दोनों में ग्रेटर कौन है देखना, वही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है घर, तो क्या करोगे, इसमें जो जिसमें कंपेयर जो करे रहे होगे, जो ग्रेटर रहा होगा उसको यहाँ पे ले आना और स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना, दोनों में जो कम होगा वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड कहलाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि ये मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, कैसे पता चलेगा? तो आपके क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है ना, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें ये भी दिया है, ये भी दिया, साथ में ये भी दिया है, अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया समझ जाना वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, आपको काम करना है कंपेयर करने वाला। समझ में आया? और नहीं दिया तो फिर बात ही नहीं। क्लियर है? अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इजी है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है? याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक आध मैं क्वेश्चन तुम लोगों को बताता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आपको बुक में एक एग्जांपल दिया होगा, एग्जांपल नंबर 1 दिया होगा, उसमें बोल रहा है मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेज। मिस्टर एक्स जो 3 हाउसेज का मालिक है, मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ 3 हाउसेज। 3 हाउसेज का क्या है, मिस्टर एक्स जो है वो ऑनर है, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है ऑनर है, ओके। अब उसमें लिखा हुआ है कि 3 हाउसेज है, पहला हाउस है, दूसरा हाउस है और उस बंदे के पास तीसरा हाउस है। सुनोगे, देखिए लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तीनों हाउसेज का। पहले वाले का 30,000 है, 20,000 है और अंत में अपन को दिया 35,000 रुपये दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को फेयर रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है अलग अलग हाउसेस का। तो फेयर रेंट देखोगे तो 36,000 दिया पहले वाले हाउस का, दूसरे वाले हाउस का 24,000 दिया है और तीसरे वाले हाउस का 32,000 रुपये दिया है, ठीक। और उसी प्रकार हम लोग को एक्चुअल रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दे दिया है, ओके। एक्चुअल रेंट 32,000 दिया है, उसके बाद फिर 28,000 एंड देन फिर 30,000 दिया, ठीक है। हमको कहता है कि इसका आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट। आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रेंट, नहीं फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मान लो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या करना, निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन लिखना, सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू? 3 हाउसेज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कैसे निकालते ग्रॉस एनुअल वैल्यू? विच एवर इज ग्रेटर, जो ज्यादा होगा उसको अपन लेंगे। तो बोलो पहला क्या लेंगे, एक्चुअल रेंट, और दूसरा क्या लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। सही बात है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, एक्सपेक्टेड रेंट लिख लीजिए, सॉरी एक्चुअल रेंट लिख लो, तो दिया ना। बोलो एक्चुअल रेंट कितना दिया है, 32,000, 28,000 और अंत में कितना, 30,000, ये दिया हुआ है, नो डाउट, ठीक है। अब हमको एक्सपेक्टेड चाहिए, क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड। तो चलो एक्सपेक्टेड निकालते हैं।
तो एक्सपेक्टेड अगर आपको निकालना है, एक्सपेक्टेड अगर आप लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। आपको देखना पड़ेगा कि म्यूनिसिपल वैल्यू देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपन को देखना पड़ेगा फेयर रेंट। चलो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना कितना दिया देखें। 30,000 है म्यूनिसिपल वैल्यू, 30,000, 30, 20, 35 है ना, 30, 20, 35। और दूसरा वाला फेयर रेंट कितना दिया है? 36,000, 24,000, 32,000। अच्छा चलो बताओ दोनों में कंपेयर करो, इसमें दोनों में ग्रेटर कौन है? 36,000 है, तो यहाँ के लिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक है, इसमें ग्रेटर कौन है? तो 24,000, यहाँ के लिए एक्सपेक्टेड रेंट 24,000 हो जाएगा। यहाँ में ग्रेटर कौन है? 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35,000। ठीक है, अब हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इन दोनों में कंपेयर करो कि इनमें ग्रेटर कौन है। तो 36,000 आपका आंसर आएगा पहला वाले का, इसमें 28 आंसर आ जाएगा और इसमें समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा, एकदम सिंपल है। इसमें स्टैंडर्ड रेंट तो कहीं दिया नहीं था, मतलब एक हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है। लिखना पसंद करेंगे कि समझ में आ गया? चल जाएगा, मिटा दें। चलो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। समझ में आ गया ना? भूलोगे तो नहीं? ठीक, अब देखिए इसी तरह से सेम हम लोग को दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया है। क्या दिया देखिए वाला एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब इस बार देखिए क्या लिखा है। पहला तो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है अपन लोगों को, 4 हाउसेज है इस बार में, 4 हाउस है। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 30, 26, 35, 30, 30, 26, 35 और 30, ये दिया अपन लोग को। ठीक है, ये दिया हुआ है। फेयर रेंट की अगर आप बात करोगे तो दिया है 36,000, 36, 28, 30, 36, 36, 28, 30 और 36। और उसके बाद फिर अगर अपन बात करें एक्चुअल रेंट की बात करें तो एक्चुअल रेंट के अलावा स्टैंडर्ड रेंट दिया। क्या दिया है? स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। कितना दिया देखें? 30, 35, 30, 35, 36 और 40, ये दिया हुआ है। समझ आया? और एक्चुअल रेंट कितना दिया है? 40, 30, 32 और 32 ही है, 32 ये दिया हुआ है अपन लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब सुनो, मैं तुम लोग को ना पहले हाउस का निकाल के दिखाऊंगा, बाकी 2, 3, 4 आपको खुद निकालना है। क्या बोलते हो, चलेगा? चलो देखो, पहले अपन इस बार देखो स्टैंडर्ड इंडिया वाला काम थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले हाउस का निकालता हूँ, फॉर हाउस 1 का निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले निकालूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रफली बनाते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। नंबर 1 क्या लेते हैं अपन लोग? एक्चुअल रेंट, और दूसरा लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड में कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल रेंट तो दिया है, देखिए कितना लिखा है एक्चुअल रेंट 40,000, 40,000 ले लो। अब एक्सपेक्टेड निकालना है, तो एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे? मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट क्या लेंगे? विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, क्या क्या लेना पड़ेगा? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। सही बात है? तो बोलो इसका म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 30,000 है, और फेयर रेंट कितना है? 36,000। बताओ मुझे दोनों में ग्रेटर कौन है? 36,000 क्या है? ग्रेटर है। लेकिन अब यही हमारा एक्सपेक्टेड हो जाता, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट भी दिया तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा। तब अपन क्या करना पड़ेगा? विच एवर इज लेस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो विच एवर इज लेस मतलब फेयर, यार सिलेक्शन किसका हुआ है? फेयर रेंट का। तो 36,000 को ले लो और दूसरा स्टैंडर्ड रेंट को ले लो। स्टैंडर्ड रेंट कितना देखो? 30,000, 30,000 है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 30,000 है। बताओ मुझे दोनों में लेस कौन है? दोनों में लेस कौन है? 36 की 30, 36, 30,000 लेस है। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 30,000 आ गया। तो अपने को क्या चाहिए? ग्रेटर कौन है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू 40। नहीं आया समझ में? ये तुम लोग का क्या निकल आया? आंसर। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा बनाने को तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। सिर्फ मेरा मकसद था प्रैक्टिस कराना।
तो मैंने 1 निकाल दिया है, 2 3 4 आपको क्या करना पड़ेगा, खुद निकालना पड़ेगा। बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए यहीं पे अपन ऑफ रखते हैं, ठीक है। चलो बाय।